बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों, जिन लोगों ने एंसेलरी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एक सब्जेक्ट के रूप में लिया है, उनका कोर्स हमारे सामने है और हम चाहते हैं कि 2-3 लेक्चर्स में, 4-5 लेक्चर्स में सेकेंड सेमेस्टर का जो कोर्स है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का, उसको पूरा कर दूं ताकि आपको परीक्षा देने में सुविधा हो। द्वितीय सेमेस्टर का जो कोर्स है, मैं आपको द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ना चाहता हूं। उसमें प्रथम खंड क्या है? प्रथम खंड में है भारतीय सभ्यता, समाज एवं अर्थव्यवस्था का इतिहास। ये द्वितीय सत्र में पहला पेपर है। उसमें प्रथम खंड में है भारतीय समाज एवं सभ्यता, वैदिक पूर्व ब्रिटिश काल एवं उत्तर ब्रिटिश काल में भारतीय समाज, पश्चिम एवं पूर्व के में मौलिक अवधारणात्मक अंतर, निजी हित बनाम मानव कल्याण, प्रतिस्पर्धा बनाम सहयोग, प्राचीन भारतीय संस्कृति एक्ट ईस्ट, इनका आधार ये पहला खंड है। इन सारे खंडों को मिला करके मैं पूरा लेक्चर आपको दे देना चाहता हूँ। इस खंड में 2-3 या 4 लेक्चर होंगे मेरे, जो लगातार चलेंगे। आज मैं द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम खंड का लेक्चर आपसे शुरू कर रहा हूँ। पश्चिम का ज्ञान विज्ञान पश्चिम के साम्राज्यवाद के माध्यम से ही एशिया, अफ्रीका और महाद्वीपों में पहुंचा। पश्चिम के संपर्क में इन समाजों की चिंतन धारा निर्णायक रूप से प्रभावित हुई, लेकिन एशियाई राष्ट्रवादी मानस पश्चिमी साम्राज्यवाद के साथ साथ पश्चिमी ज्ञान की प्रभुता को भी स्वीकार करना अपने स्वाभिमान पर चोट मानता था। अतः उसने पश्चिम के ज्ञान विज्ञान को नकारा। एशिया ने पश्चिम के ज्ञान विज्ञान को नकारने का काम किया। दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राष्ट्रवाद के इसी धारा की उपज हैं, जिन्होंने पश्चिम के सभ्यता, पश्चिम के समाज को नकारा ही नहीं, उन्होंने भारतीय सनातन सभ्यता और भारतीय चिंतन धारा को अपने चिंतन के माध्यम से प्रकट करने का काम किया। भारतीय पुनर्जागरण होता है। भारतीय पुनर्जागरण का जो काल होता है वह सामान्यतः राजा राम मोहन राय के नेतृत्व से प्रारंभ माना जाता है। ये तो आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय से भारतीय पुनर्जागरण का काल आरंभ होता है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन आदि के माध्यम से पुनर्जागरण, भारत में पुनर्जागरण प्रस्फुटित होता रहा। स्वामी दयानंद, विवेकानंद, रामतीर्थ, रामकृष्ण परमहंस जैसे भारतीय मनीषियों ने भारतीय समाज के स्वत्व को झकझोरा। इन मनीषियों ने भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता और भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप को उद्घाटित करने का काम पुनर्जागरण काल में किया। इस काल में कतिपय महापुरुषों ने अंग्रेजी प्रभाव का भी पर्याप्त सबूत दिया। इसी काल में हमारे देश में ऐसे लोग थे जिनके ऊपर अंग्रेजी संस्कृति या पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बहुत अधिक था। वे अंग्रेजी को भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कारों, भारतीय संस्कृतियों से उच्च मानते थे। उन्होंने पुनर्जागरण काल में भी अंग्रेजी के वर्चस्व को भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति पर स्थापित करने का प्रयास किया। तो आप देखिए, 2 तरह के विचारधाराओं में संघर्ष शुरू हुआ। एक तो अंग्रेजी समर्थक लोग थे
और दूसरे वास्तव में भारतीय सत्व को समझने वाले लोग थे। दोनों में टकराव की स्थिति हुई। इस पुनर्जागरण के कोख में राजनीतिक आंदोलन भी शुरू हुआ और राजनीतिक यह आंदोलन सामाजिक भी था, राजनीतिक यह आंदोलन सांस्कृतिक भी था, राजनीतिक यह आंदोलन राजनीतिक भी था, राजनीतिक यह आंदोलन आर्थिक भी था। उस राजनीतिक आंदोलन का जो चरित्र था वह विभक्त चरित्र था। राष्ट्रवाद की एक धारा अंग्रेजी साम्राज्यवाद को या अंग्रेजी साम्राज्य को पश्चिमी ज्ञान व संस्थाओं के सहित संपूर्णतः नकारती थी। ठीक है, संस्थाओं को संपूर्णतः नकारती थी। तथा दूसरी धारा जो थी वह धारा अंग्रेजी संस्थाओं व ज्ञान को आदर करते हुए केवल विदेशी प्रभुसत्ता के नाते अंग्रेजी साम्राज्य को अस्वीकार करती थी। मतलब एक अंग्रेजी जिससे ज्ञान से जो प्रभावित लोग थे वो भारतीय सत्व को अस्वीकार कर रहे थे, और जो भारतीय सत्व के समर्थक लोग थे वो अंग्रेजी सत्व को अस्वीकार करते थे। जो भारतीय सत्व के विचारक थे वो कौन थे? भारतीय सत्व के विचारक थे लोकमान्य तिलक थे, महर्षि अरविंद थे, जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से भारतीय ज्ञान परंपरा को श्रेष्ठ मानते थे। अरविंद और लोकमान्य तिलक ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत का ज्ञान और विज्ञान, भारत की सोच, भारत का संस्कार, भारत का दर्शन, भारत की चेतना, भारत की चिति, भारत का संस्कार और भारत का वैश्विक अवधारणा, ये सारा का सारी अवधारणा भारत की वो पश्चिम की ज्ञान परंपरा से श्रेष्ठ है। ये तिलक ने, अरविंद ने माना। पुनश्च हरिओम तथा वेदांतिक, अरविंद ने पुनश्च हरिओम की बात की। ठीक है, और तिलक ने वैदांतिक साम्राज्य की बात की, स्वराज्य की बात की। जो वैदांतिक स्वराज्य की बात करेगा वह वैदांतिक स्वराज्य की बात करने वाला महापुरुष भारत का, वो क्या करेगा? वो पश्चिम को क्यों मानेगा? वो पश्चिम को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसको भारत की मूल चेतन और मूल सत्व की परंपरा का पता है। वहाँ भारत की ज्ञान परंपरा, भारत की संस्कृति परंपरा, भारत के संस्कार परंपरा, उसका ज्ञान और भान दोनों है। उसको पता है कि थोपी हुई संस्कृति, थोपी हुई भाषा, थोपी हुई संस्कार से भारत की मूल चित्त को खतरा होगा। इसलिए उन्होंने वैदांतिक साम्राज्य की बात की। वे भारतीय परंपरा को ग्रीक ज्ञान परंपरा से भी ऊंचा मानते थे। वे भारतीय परंपरा को ग्रीक, जो पश्चिम का जो महत्वपूर्ण ज्ञान परंपरा है ग्रीक ज्ञान परंपरा, उससे भी ऊंचा मानते थे, जो आधुनिक यूरोप की ज्ञान परंपरा का आधार है। जो विश्व की ग्रीक ज्ञान की परंपरा है वही पश्चिम की ग्रीक परंपरा है, वही ज्ञान परंपरा है। और ग्रीक परंपरा का भाई के रूप में समानांतर रूप में, ग्रीक ज्ञान परंपरा के समानांतर रूप में भारत की ज्ञान राशि समानांतर चलती है, साथ चलती है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। उसे पाश्चात्य का उच्चिष्ट नहीं मानना चाहिए। जो लोग ग्रीक ज्ञान परंपरा को भारत की ज्ञान परंपरा की तुलना में ऊंचा मानते हैं और भारत की ज्ञान परंपरा को उच्छिष्ट मानते हैं, उस भारत के उच्छिष्ट मानने वाले लोगों को तिलक ने जवाब दिया। और तिलक ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह जो भाव है स्वराज्य का, यह भाव कहाँ से आता है? स्वराज्य का भाव स्वदेशी से आता है, स्वराज्य का भाव राष्ट्रवाद से आता है, स्वराज्य का भाव व्यक्ति के अंतरतम संवेदना से आता है,
तो जो स्वराज्य का भाव है, इस स्वराज्य के भाव को प्रकट करने का काम, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, इस भाव को तिलक ने प्रकट किया। तो तिलक को अगर ग्रीक की ज्ञान परंपरा से तुलना करें तो ग्रीक की ज्ञान परंपरा तिलक की ज्ञान परंपरा की तुलना में किसी माने में कम तो नहीं है। और भारत के लिए ही नहीं, तिलक की ज्ञान परंपरा भारत के लिए ही नहीं, विश्व के लिए भी प्रासंगिक है। कौन नहीं चाहता है, दुनिया का कौन राष्ट्र ऐसा है जो यह नहीं चाहता कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे थियरी को न माने? कौन नहीं जानता? हर राष्ट्र जहाँ मानते हैं कि स्वराज्य हमारा है, हमारा राज्य होना चाहिए, हम गुलामों के या विदेशी साम्राज्यवादियों के नियंत्रण में क्यों रहें, यह हर देश में। और तिलक ने भारत के ब्रिटिश भारत में इस नारे को स्थापित ही किया, स्वत्व के आधार पर। आपका स्वत्व क्या है? भारत के लोगों का स्वत्व क्या है? भारत के लोगों के स्वत्व को समझना पड़ेगा। क्या भारत के लोगों का स्वत्व ग्रीक की ज्ञान परंपरा है? क्या भारत के लोगों का स्वत्व स्वराज्य नहीं है? क्या भारत के लोगों का स्वत्व स्वत्वपूर्ण राज्य की अवधारणा नहीं है? क्या भारत के लोगों का सदस्वत्व भारत के लोगों के लिए नहीं है? क्या हम भारत के वैचारिक सनातन परंपरा को किनारे करके ग्रीक की ज्ञान परंपरा को, पश्चिम की ज्ञान परंपरा को अपने ऊपर एक रजाई की तरह ओढ़ लें? ये ओढ़ ले, ये कौन स्वीकार करेगा? कोई राष्ट्र नहीं स्वीकार करेगा। तो भारत क्यों स्वीकार करे? दीनदयाल जी इस भाव को आगे बांधते हैं और इसका जो दार्शनिक रूप है, इस भाव का जो दार्शनिक रूप है, उस भाव का दार्शनिक रूप ही दीनदयाल जी के चिंतन का आधार है। इसको समझना पड़ेगा। इसलिए जो वो परंपरा, आप उसको हिंदू परंपरा कह लें, आप उसको भारतीय परंपरा कह लें, आप उसको सनातन परंपरा कह लें, जो परंपरा चाहे जो नाम देना हो दें, लेकिन है वह सनातन परंपरा। और उस सनातन परंपरा में तत्व ज्ञान है, उस सनातन परंपरा में मूल्य है, उस सनातन परंपरा में दृष्टि है, और उस सनातन परंपरा में एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसी फिलॉसफी है जो मानवतावाद से और वैश्विक कुटुंबवाद से आप्लावित है। तो भारत ने कभी भी अपने स्वत्व को अपने तक सीमित नहीं किया। भारत का स्वत्व वैश्विक है, वो दुनिया को अपना मान करके चलती है। इसलिए भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। आक्रमण कर सकते थे, इतना कमजोर नहीं था भारत। दूसरे की जमीन हड़प सकते थे, इतना कमजोर नहीं था भारत। लेकिन भारत ने कभी भी न दूसरे की संपत्ति ली, न दूसरे की जमीन हड़पी, न दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण किया। दूसरी जो धारा थी, वह धारा दादा भाई नौरोजी की धारा थी। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महापुरुषों ने अंग्रेजी राज्य को भारत में वरदान मांगा। यह अद्भुत है कि भारत में रहने वाले लोग विदेशी साम्राज्यवाद को, अंग्रेजी भाषा को, अंग्रेजी संस्कार को और भारत के लिए वरदान मांगते हैं। कैसे हो सकता है वरदान? लेकिन माना। और पश्चिमी ज्ञान विज्ञान एवं व्यवस्था को आधुनिक मानव की सर्वश्रेष्ठ अनुकृति मानते हैं। उनका मानना था कि पश्चिम की ज्ञान परंपरा, ज्ञान विज्ञान की परंपरा भारत की ज्ञान विज्ञान की परंपरा से कहीं ऊंची है, कहीं उपलब्धि। वो भारत के लिए उपलब्धि मानते थे। अब उसका जो रणनीतिकार हो, उसका जो सोच हो, वो अलग सवाल है। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने और गोपाल कृष्ण गोखले ने अंग्रेजी या पश्चिम की ज्ञान परंपरा को भारत के लिए वरदान के रूप में स्वीकार किया। दादा भाई नौरोजी ने जो अर्थव्यवस्था की बात की, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब में उन्होंने अर्थव्यवस्था की बात की। वे भारत के भारतीयों द्वारा संचालित संसदीय व्यवस्था को स्थापित तो जरूर करना चाहते थे, लेकिन मॉडल क्या होगा? वह मॉडल ब्रिटिश का मॉडल होगा, जिसका विकास इंग्लैंड ने किया। पश्चिम की ज्ञान की ओर देखने की उनकी दृष्टि
किसकी दृष्टि? दादा भाई नेरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले की दृष्टि वह आधुनिकता की थी। वह प्राचीनता को नहीं मानते थे, वे आधुनिकता को प्रश्रय देते थे। लेकिन जब प्राचीन ही नहीं होंगे तो आधुनिक कैसे होंगे? प्राचीन से ही तो आधुनिक बना जाता है। अगर प्राचीन शब्द न हो तो आधुनिक शब्द कैसे बनेगा? यह बात दीनदयाल जी ने अपने शब्द में उठाई। वे प्राचीन भारतीय जीवन दर्शन और पाश्चात्य जीवन दर्शन के सम्मिलन मेल के हिमायती थे। अब वो खिचड़ी संस्कृति की बात करते थे, तिलक और अरविंद शुद्ध संस्कृति की बात करते थे। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले मिक्सचर संस्कृति की बात करते थे, जिसमें ब्रिटिश संस्कृति का भी भाव हो और भारतीय संस्कृति का भाव हो। दीनदयाल उपाध्याय का जो चिंतन धारा है, वह धारा कौन सी धारा है? वह धारा भारतीय परंपरा की धारा थी, भारत की शुद्ध भारतीय परंपरा की धारा। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडेगवार के आदर्शों पर चलने वाली धारा है। और हेडेगवार तिलकवादी कांग्रेसी थे। हेडेगवार क्या थे? तिलकवादी कांग्रेसी। तिलकवादी कांग्रेसी का मतलब क्या है? कि ऐसे व्यक्ति जो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है उसको लेकर रहेंगे, इस भाव को आगे बढ़ाते थे। बाद में हेडेगवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। शुरू में वो तिलकवादी कांग्रेसी थे। जब हेडेगवार कांग्रेस में थे तो उन्होंने तिलक की परंपरा को फॉलो किया। इसलिए फॉलो किया कि तिलक ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो पश्चिम की ज्ञान परंपरा को नकारने का अदम्य साहस दिखाना चाहते थे। उसके बाद जब तिलक की मृत्यु हुई तो उसकी धारा उसकी धारा का नेतृत्वकर्ता कौन हुआ? उसकी धारा का नेतृत्वकर्ता अरविंद हुए। अरविंद ने भारतीय राजनीति का, भारतीय संस्कृति का, भारत की ज्ञान परंपरा का, भारतीय की समाज व्यवस्था का, भारतीय सभ्यता का, भारतीय वैदिक सत्व का, भारतीयता का नेतृत्व करने का काम किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली जो चिंतन धारा थी, वह चिंतन धारा वस्तुतः गोपाल कृष्ण गोखले की अनुगामिनी थी। इसलिए गांधी में रामराज्य भी मिलता है, ट्रस्टीशिप भी मिलता है, सत्य अहिंसा, यह भारतीय परंपरा है। लेकिन गांधी ने कभी भी ब्रिटिश ज्ञान परंपरा को इनकार करने का काम नहीं किया। मिक्स किया उन्होंने। यद्यपि कुछ विचारक यह मानते हैं कि उद्देश्यों के दृष्टि में गोखले के निकट गांधी थे और साधनों की दृष्टि में तिलक क्या थे? तिलक के नजदीक थे। और दीनदयाल उपाध्याय गांधी को भी मानते हैं, दीनदयाल उपाध्याय तिलक को भी मानते हैं, दीनदयाल उपाध्याय अरविंद को भी मानते हैं, और दीनदयाल उपाध्याय वैदिक औपनिषदिक परंपरा को स्वीकार करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने वैदिक संस्कार का खंडन नहीं किया। दीनदयाल उपाध्याय ने उपनिषद के भारतीय परंपरा का खंडन नहीं किया, उसको स्वीकार किया। और वो मानते थे कि उनका एकात्म मानव दर्शन, उनकी चित्त की परंपरा, उनके विराट की परंपरा, उनकी परमेष्ठ की परंपरा, वो कहां से आती है? दीनदयाल जी ने उसको गढ़ा नहीं, उसको गढ़ने वाले नायक नहीं थे। दीनदयाल जी ने इन शब्दों का चयन उपनिषद की परंपरा से लिया, वेद की परंपरा से लिया, महाकाव्यों की परंपरा से लिया। और वो मानते थे कि भारत का इतिहास वैदिक परंपरा से शुरू होता है, वो महाकाव्य तक अनवरत जारी रहता है। लेकिन इतिहासकारों ने इस परंपरा को नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि भारत ने जब अपने स्वत्व को भुला दिया, तब क्या हुआ? भारत के स्वत्व के भूलने के बाद भारत गुलाम हो गया, अंग्रेजीवादी हो गया, और सारा का सारा जो ज्ञान परंपरा है भारत का वो संस्कृत में है। तो जो संस्कृत भाषा की जननी है, आप अपनी मां को ही भूल गए। दीनदयाल जी को इसका कष्ट था कि जो लोग अपनी मां को भूलते हैं, उनसे किसी कर्मठता समर्पण के भाव का उम्मीद कैसे हम कर सकते हैं? इसलिए दीनदयाल उपाध्याय ने
हेडेगवारवादी राजनीतिक या ज्ञान परंपरा को स्वीकार किया। हेडेगवार ने हिंदू राष्ट्र संगठन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। दीनदयाल उपाध्याय इसी हिंदूवादी राष्ट्रवाद के प्रवक्ता बने, जो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की विशुद्धता में विश्वास करता था। इसलिए यह स्वाभाविक है कि दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन को समझने के लिए हमको जो आपके सेकंड सेमेस्टर में कोर्स है, भारतीय सभ्यता, समाज और अर्थव्यवस्था का इतिहास, प्रथम खंड में जो है भारतीय समाज एवं सभ्यता, वैदिक, इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्या है वैदिक विचारधारा? वैदिक विचारधारा भारत की जो वैदिक परंपरा है, वह वैदिक परंपरा वेदों से प्रारंभ होती है, जो विश्ववादी है। भारत की वैदिक परंपरा विश्ववादी, एकत्ववादी नहीं है। वो विश्व की बात करता है। वेद जो हमेशा विश्व की बात करता है, इसमें संपूर्ण विश्व को एक इकाई माना गया। हम राष्ट्र को, राज्य को इकाई मानते हैं, वेद संपूर्ण विश्व को इकाई मानता है। और कैसे कहता है? माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। भूमि माता है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। भूमि क्या है? भूमि केवल भारत में है? भारत में तो नहीं है भूमि। अमेरिका में भी भूमि है, अफ्रीका में भी भूमि है, रूस में भी भूमि है, पश्चिम के सभी देशों में भूमि है। तो वेद मानता है कि जहां जहां भी भूमि है, उस संपूर्ण भूमि मेरी मां है और उस भूमि का मैं पुत्र हूं। यह गर्व है मुझे कि भाई मैं भूमि पुत्र हूं। भारत में भूमि पुत्र की कल्पनाएं चलती रहती हैं। तो ये जो भाव है भूमि पुत्र का और भूमि को माता मानने का और भूमि का अपने को संतान मानने का, यह भाव वैदिक भाव है और यह भारत की सभ्यता है। वैदिक विचार परंपरा मनुष्य को आर्यत्व की स्थापना पर बल देता है। वैदिक विचार परंपरा क्या कहता है? कि मनुष्य आर्य है, अनार्य नहीं है, आर्य है, रक्त ही आर्य है हमारा, और हम आर्य धारा के प्रतिष्ठापक हैं। वैदिक विचारधारा में आर्य शब्द नस्लवादी नहीं है, और बल्कि आर्य शब्द श्रेष्ठ जन का परिचायक है। अच्छा, श्रेष्ठ जन का भाव क्या अमेरिका नहीं मानेगा? श्रेष्ठ जन का भाव क्या ब्रिटेन नहीं मानेगा? श्रेष्ठ जन का भाव क्या भारत नहीं मानेगा? किसको श्रेष्ठ जन नहीं बनना है? सभी को श्रेष्ठ जन बनना है। श्रेष्ठता किसको अच्छी नहीं लगती? सभी को अच्छी लगती है, चाहे कोई भी राष्ट्र का नागरिक हो। श्रेष्ठता राष्ट्र को भी अच्छी लगती है, श्रेष्ठता मनुष्य को भी अच्छी लगती है, श्रेष्ठता समाज को भी अच्छी लगती है, श्रेष्ठता परिवार को भी अच्छी लगती है, श्रेष्ठता वृक्ष को भी अच्छी लगती है, श्रेष्ठता नदी को भी अच्छी लगती है, श्रेष्ठता पशु पक्षियों तक में स्थापित होती है। तो श्रेष्ठता का ये जो भाव है, यह श्रेष्ठता का भाव दुनिया को, भारत की भूमि को क्या करता है? भारत की भूमि में आर्यत्व का भाव आरोपित करता है। और इसलिए वेद कहता है कि आओ हम आर्य बनाएं। किसको आर्य बनाएं? किसको श्रेष्ठ बनाएं? जो अश्रेष्ठ हैं, जो अनार्य हैं, उनको हम आर्य बनाएं, उनको हम श्रेष्ठ बनाएं। कैसे बनाएं? अपने उस ज्ञान परंपरा से जो भारत की ज्ञान परंपरा अनूठी है, जिसने हिंसा नहीं देखी, जिसने सहकार देखा, जिसने सहृदयता देखी, जिसने गले लगाना सिखाया। पश्चिम के पूरे राजनीतिक इतिहास को आप देख ली, हिंसा है। विश्व युद्ध भारत में नहीं होता, पश्चिम में होता है। नस्लवादी हिंसा कहां होती है? पश्चिम में होती है। दास प्रथा कहां चलती है? पश्चिम में चलती है। माता पिता के प्रति दुर्व्यवहार कहां चलता है? पश्चिम में चलता है। भारत में तो इसका रूप भी नहीं है। आज भारत में जिस नस्लवाद की बात जातिवाद के आधार पर लोग करते हैं, वो भारत में तो है ही नहीं है। लेकिन जब ब्रिटिश भारत के ऊपर उन्होंने प्रभुत्व स्थापित किया, तो ये भाव भारतीयों ने सीख लिया। इसलिए कहा गया क्रीडवंतो विश्व आर्यम, क्रीडवंतो विश्व आर्यम। आओ हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। तो दीनदयाल जी इस भाव को लेकर चलते।
आओ हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। और उस श्रेष्ठता में ही उन्होंने अपनी मौलिक अवधारणाएं दी, उस श्रेष्ठता में ही उन्होंने अर्थव्यवस्था की बात की, उस श्रेष्ठता में ही पश्चिमी समाज के प्रतिस्पर्धात्मक रूप की बात की, और उस श्रेष्ठता में ही मानव के कल्याण की बात की। तो ये जो वैदिक परंपरा है, यह वैदिक परंपरा क्या है? यह संस्कार युक्त परंपरा है। और यह संस्कार युक्त परंपरा आपके द्वितीय सेमेस्टर के जो द्वितीय प्रश्न उसके प्रथम खंड में आता है, उसके कोर्स का सिलेबस का अंत है। तो ये आज आपके कोर्स के द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रथम खंड का एक लेक्चर मैंने आपको कुछ देर के लिए दिया है। मैं 1-2 दिन में इस सारे लेक्चर को ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। आप हमारे YouTube चैनल पर आ जाएं, उससे जुड़ लें, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप इसका अध्ययन करें। मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जो आपका ये एंसेलरी का कोर्स है द्वितीय सेमेस्टर का, उसको मैं ख़त्म कर सकूँ।